उत्तराखंड का प्रमुख त्योहार भिटौली या भिटोई भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। भिटौली क्यों दी जाती है के पीछे की कथा का रहस्य। उत्तराखंड में चैत का महीना चल रहा है। कुमाऊं और गढ़वाल में भिटौली देने की विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा है। चैत के पहले दिन बच्चे फूलदेई का त्योहार मनाते हैं, लेकिन यह महीना मुख्य रूप से भिटौली देने का है। भिटौली का शाब्दिक अर्थ है करना या भेंट देने से है, जिसके तहत चैत के महीने में विवाहित बेटियों को मायके की ओर से भिटौली में पकवान के रूप में पूरी, हलवा, गुड़ मिश्री, मिठाई आदि दिए जाते हैं। पकवान के साथ वस्त्रों में साड़ी, सूट आदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार कई उपहार मुख्य तौर पर दिए जाते हैं। भिटौली आमतौर पर माँ, पिताजी, भाई ही लेकर जाते हैं। भिटौली के रूप में मायके से आए पकवानों को बहन बेटियां अपने ससुराल के हर घर में बांटती है। इससे पूरे गांव को यह पता भी चल जाता है कि किसकी भिटौली आ गई है और किसकी अभी आनी बाकी है। भिटौली की परंपरा को लेकर कुमाऊं में अनेक लोक कथाएं प्रचलन में हैं। पहले विवाहित बेटी का हाल चाल जानने के लिए लोगों को काफी दूर तक पैदल चलना पड़ता था। कई बार तो सालों तक कोई भी खोज खबर नहीं मिलती थी। भिटौली की परंपरा के बारे में कुमाऊं में कई लोक कथाएं प्रचलन में हैं। एक लोक कथा अनुसार सैकड़ों वर्ष पहले की बात है। एक गांव में एक महिला रहती थी। उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसकी लड़की का दूर के गांव में विवाह हो गया था। विवाह के समय लड़की का भाई काफी छोटा था। विवाह के बाद कई सालों तक लड़की के मायके से कोई भी उसकी खोज खबर लेने नहीं गया। लड़के के बड़े होने पर एक दिन उसकी मां ने बताया कि उसकी दीदी का विवाह काफ़ी दूर हुआ है और शादी के बाद हम उसकी खोज खबर लेने भी नहीं जा सके। पता नहीं वह किस हाल में होगी। बीते वर्षों में कितने तीज त्योहार गए, पर कभी भी उसे न तो मायके बुला सके और न ही उसके ससुराल ही जा सके। इतना कहते ही बेटी की याद में माँ फपक कर रोने लगी। माँ की बात सुनकर बेटे ने कहा, कहाँ है दीदी का ससुराल, मैं जाऊंगा उसकी खोज खबर करने। बेटे की उम्र अभी मुश्किल से 10-12 साल की ही हुई थी। यह उम्र इतनी भी नहीं थी कि जंगल वाले रास्ते से माँ उसे अकेले ही उसकी दीदी के ससुराल भेजती। अपने बेटे की बात सुनते ही माँ का कलेजा डर गया। उसने अपने बेटे को कहा कि वह इतनी दूर ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए कैसे अपनी दीदी के ससुराल जाएगा। रास्ते में बाघ, भालू जैसे बहुत से हिंसक जानवर मिलेंगे। कहीं उन्होंने तुझ पर हमला कर दिया तो तू उनका मुकाबला कैसे करेगा। कहीं तुझे कुछ हो गया तो। ये सब बातें करते हुए माँ ने कहा कि तू अपनी दीदी के यहाँ नहीं जाएगा। जब तू कुछ और बड़ा हो जाएगा तो तब ही मैं तुझे तेरी दीदी के यहाँ उसके हाल चाल लेने भेजूंगी। पर भाई के मन में अपनी दीदी से मिलने की इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। वह हर रोज अपनी माँ से दीदी से मिलने के लिए जाने को कहने लगा। लड़के की जिद के आगे एक दिन माँ ने भी हार मान ली और उसने अपने बेटे को लड़की के ससुराल जाने की अनुमति दे दी। वह अपने बेटे को इतने वर्षों के बाद बेटी के ससुराल भेज रही थी तो खाली हाथ कैसे भेजती। तब उसने अपनी बेटी के लिए कई तरह के पकवान बनाकर भेजने का मन बनाया और अपने बेटे से कहा कि वह कल सवेरे जल्दी उठ जाए ताकि वह सवेरे सवेरे अपनी दीदी से मिलने चल दे, जिससे वह दोपहर तक वहां पहुंच सके, क्योंकि शाम तक उसे लौट कर भी आना था। दीदी से मिलने की उत्सुकता में वह रात को ठीक से सो भी नहीं पाया और सवेरे बहुत ही जल्दी उठ गया। अभी अंधियारा छाया हुआ था। जब वह उठा तो उसने देखा कि उसकी माँ कई तरह के पकवान बनाने में लगी हुई थी। लड़के को अपनी दीदी से मिलने की बहुत ही जल्दी थी। वह फटाफट नहा धोकर तैयार हो गया। तब तक
रात का अंधियारा भी खत्म हो चुका था और उसकी माँ ने भी अपनी बेटी के लिए पकवान तैयार कर लिए थे। एक पोटली में बेटी के लिए तरह तरह के पकवान उस महिला ने बांधे और साथ में एक नई धोती भी बेटी के लिए रख दी। चलते हुए उसने अपने बेटे को कहा कि अपनी दीदी से मिलकर शाम को वापस आना है, क्योंकि उस समय रिवाज यह था, मायके वाले अपनी बेटी बहन के ससुराल में न तो खाना खाते थे और न रात्रि विश्राम ही किया जाता था। माँ ने बेटे को रास्ते में जंगली जानवरों से मुकाबला करने के लिए एक मजबूत डंडा भी पकड़ा दिया और फिर एक बार सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वह समय से घर लौटकर आ जाए। वह लड़का सवेरे सवेरे अपनी दीदी से मिलने के लिए चल दिया। रास्ते भर चलते हुए वह अपनी दीदी के ख्यालों में खोया रहा और सोचता रहा कि उसकी दीदी कैसी दिखती होगी, उसका घर कैसा होगा, वह कैसे रहती होगी, वह उसे पहचानेगी कि नहीं, वह उससे कैसे बात करेगी जब उसे पता चलेगा कि उसका छोटा सा भाई अब इतना बड़ा हो गया है, तो वह उसे कितना लाड़ प्यार करेगी। इसी तरह के कई विचार व सवाल उसके मन में आ जा रहे थे। यह सब सोचते विचारते वह दोपहर के समय अपनी दीदी के घर पहुंच गया। उसने वहां पहुंचकर देखा कि उसकी दीदी के घर तो सन्नाटा पसरा हुआ है। उसने कुछ देर तक इधर उधर देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। जब उसे कोई नहीं दिखाई दिया तो उसने जोर जोर से दीदी ओ दीदी कहते हुए अपनी दीदी को आवाज़ लगाई, पर उसके बाद भी वहाँ कोई हलचल नहीं हुई और न कोई घर से बाहर ही निकला। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह लड़का थोड़ा सहमते हुए घर के अंदर गया। वहाँ जाकर देखता है कि उसकी दीदी तो गहरी नींद में सोई हुई है। वह खेत से काम करने के बाद घर लौटी तो थकान से चूर होकर यूं ही थोड़ा आराम करने के लिए लेटी तो उसे गहरी नींद आ गई। अपनी दीदी को गहरी नींद में देखकर उस लड़के ने उसे उठाना उचित नहीं समझा। उसने समझ लिया कि उसकी दीदी खेत में काम करने के बाद थक कर सोई हुई है। उसने सोचा कि थोड़ी देर में जब उसकी दीदी की थकान दूर हो जाएगी तो वह अपने आप ही उठ जाएगी। यह सोचकर उसने अपनी दीदी के सिरहाने पकवानों की पोटली बिटौली रखी और वहीं बैठकर उसके उठने का इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते करते दोपहर भी ढलने को आ गई, पर उसकी दीदी की नींद नहीं खुली। वह न जाने कैसे गहरी नींद में सोई रही। अब उस लड़के को बेचैनी भी होने लगी, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि समय से घर को लौट आना, दीदी के ससुराल में नहीं रहना है। उधर वह भी सपने में अपने भाई को देखती रही कि वह उससे मिलने के लिए आया है और साथ में बिटौली भी लाया है। जब दोपहर ढलने के बाद भी उसकी नींद नहीं खुली तो भाई ने भारी मन से बिना अपनी दीदी से मिले ही घर वापस लौटने का निर्णय किया। वह बिटौली की पोटली अपनी दीदी के सिरहाने ही छोड़कर भारी मन से घर वापस लौट गया। उसके मन में यह कसक रह गई कि इतने साल बाद दीदी से मिलने के लिए आने पर भी वह उससे नहीं मिल पाया। उधर जब सूरज ढलने लगा तो अपने घोंसलों को लौट रही चिड़ियों की चहचहाहट से उसकी दीदी की आंखें खुल गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने सिरहाने में रखी पोटली देखी। जब उसने उसे खोला तो उसमें कई तरह के पकवानों के साथ एक नई धोती भी थी। उसे अपना सपना सच होता हुआ महसूस हुआ। भाई से मिलने की आस में उसने पहले घर के अंदर उसे ढूंढा। जब वह नहीं मिला तो वह घर के बाहर निकली और उसने चारों ओर देखने लगी, पर उसका भाई कहीं नहीं दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद उसे सोता हुआ देखकर वह खेतों की ओर न चला गया हो। उसने अपने भाई को जोर जोर से आवाज़ लगाई, पर वह कहाँ से आता। वह तो अपनी दीदी से बिना मिले ही निराश होकर घर वापस लौट चुका था। काफ़ी देर तक आवाज़ लगाने के बाद भी
जब भाई कहीं नहीं दिखाई दिया तो वह लड़की जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर गांव के लोग उसके घर की ओर दौड़ पड़े, यह सोचकर कि पता नहीं उस पर क्या मुसीबत आ गई है। गांव वाले जब उसके घर पहुंचे तो उससे पूछने लगे कि वह क्यों रो रही है, उसे क्या हुआ है। उसने जोर जोर से रोते हुए कहा, भय भूको मैं सीती, भय भूको मैं सीती, अर्थात भाई भूखा ही रहा और मैं सोती रही। ऐसा कहते कहते और जोर जोर से रोते हुए उसने अपने घर के आंगन में प्राण त्याग दिए। वह लड़का अपनी दीदी से मिलने के लिए चैत के महीने में ही गया था। इसके बाद गांव वालों को व दूसरे लोगों को जब वास्तविकता का पता चला तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। कहते हैं कि उसके बाद ही हर साल चैत के महीने में विवाहित बहन बेटियों को पिटौली देने की परंपरा की शुरुआत हुई, ताकि इसी बहाने मायके वाले दूर दराज शादी हुई बहन बेटियों की कम से कम एक साल में एक बार तो खोज खबर ले सकें और उनके लिए पिटौली भी लाएं। चैत के महीने में पिटौली की परंपरा के शुरू होने से साल में एक बार जहां बहन बेटी के हालचाल मिल जाते थे, वहीं उससे मुलाकात भी हो जाती थी। यह परंपरा भाई बहन के आपसी प्रेम व अपनत्व को भी प्रदर्शित करती है। बाद में इसने एक सांस्कृतिक परंपरा का रूप ले लिया, जो आज कुमाऊं की एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बन गया है। चैत का महीना लगते ही सास हो चाहे बहू, हर उम्र की महिला को पिटौली का इंतजार रहता है। जब तक पिटौली नहीं आती तब तक महिलाएं घुघुती नामक पक्षी से न बासने अर्थात बोलने की विनती इस लोकगीत को गाकर करती हैं। न बासा घुघुती चैत की याद जाची मकै मैत की। चैत का महीना विवाहित बेटियों की पिटौली का होने के कारण ही इस महीने में विवाह नहीं होते हैं। शादी के बाद उनकी पहली पिटौली फाल्गुन के महीने में ही दे दी जाती है। चैत के महीने को काला महीना हिंदू नववर्ष के अनुसार माना जाता है। उसके बाद हर वर्ष चैत के महीने में पिटौली दी जाती है। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।